हेलो बच्चों, तो हम अपने नए वीडियो के साथ फिर आ गए हैं और द नेम ऑफ द चैप्टर इज़, जैसा आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। बच्चों ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को आपस में जोड़ता है और कहीं ना कहीं ये बताता है कि कहाँ पर रे ऑप्टिक्स फेल हो रही है, वेव ऑप्टिक्स से हम कुछ फिनोमिनास को समझा पाएंगे। कहाँ पर ये बताता है, कहीं पर ये बताता है कि बच्चों ये वेव ऑप्टिक्स फेल हो रही है, कुछ फिनोमिनास रे ऑप्टिक्स से समझाए जाते हैं। जैसा कि आपने सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं, रे ऑप्टिक्स पढ़ लिया है, वेव ऑप्टिक्स पढ़ लिया है, आप ये समझ चुके हो कि लाइट हैज़ अ ड्यूल नेचर, लाइट हैज़ अ ड्यूल नेचर। तो बच्चों लाइट का ड्यूल नेचर है ना। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि मैटर का भी ड्यूल नेचर है। पता है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात कि बच्चों इवन हर एक चीज़, ये सब मैटर है। मैटर मीन्स एनीथिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैविंग अ मास। तो पहले आपको मैटर बताता हूँ कि मैटर क्या होता है। तो मैटर जैसा आपको पता चल रहा है बेटा कि एनीथिंग विच हैविंग अ मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस। बच्चों हर एक चीज़, हर एक पार्टिकल, दुनिया में सिर्फ दो ही बातें सत्य हैं। सत्य मीन्स ट्रू हैं। ट्रू मीन्स या तो वो मैटर है या वो वेव है। बात समझना कि दुनिया में दो ही चीज़ एग्जिस्ट करती है, मैटर और वेव। ठीक है, रेडिएशन। अब उन चीज़ों को हम समझेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, तो हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है ज़्यादातर। तो अब इसमें देखो एक फर्स्ट चीज़ आएगी बेटा कि मान लो ये कोई मेटल सरफेस है, मान लो ये कोई मेटल सरफेस है, मेटल ब्लॉक है बच्चों। ठीक है, एनी ब्लॉक, मेटल ब्लॉक। सर कौन सा मेटल, उस पर अभी हमें चर्चा नहीं करनी बच्चों। और ऑब्वियस बात है, अगर ये मेटल है तो इसमें ये सब एटम्स होंगे यहाँ पर। हाँ सर होंगे। कितने एटम्स होंगे सर? इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट मीन्स अनकाउंटेबल हैं बेसिकली। ठीक है, तो बच्चों इस पर अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट को इंसिडेंट कराऊं, ध्यान सुनना, ये लाइट इंसिडेंट हो रही है। क्या इंसिडेंट हो रही है बच्चों? लाइट। तो ये लाइट, अब इसमें हम लोग सारी टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी मैंने एक लाइट एमिट कराई और उसके पास इतनी एनर्जी थी कि उसने इस एटम, यहाँ के एटम को एनर्जी दी और उसकी बॉन्ड को ब्रेक किया और उसको इजेक्ट आउट कर दिया फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो गया, है ना, फ्री हो गया फॉर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब इसकी वजह से जो कंडक्टिविटी आएगी उसको भी हम आगे समझेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर सारी चर्चा होगी लाइट से रिलेटेड, यानी लाइट जो है वो किसी मेटल सरफेस पे गिरेगी और फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगी। अब पूरी हम लोग इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं बच्चों। तो बिना टाइम गवाए अपने नोट्स खोल लें और हर एक चीज़ को लिखना शुरू करें, लिखें। ठीक है बच्चों, तो पहली चीज़ आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो बच्चों, मैं चाहूँ तो इसको लेक्चर को लंबा खींच के पता नहीं क्या क्या पढ़ा सकते हैं, बट हाँ मेरे को इससे कोई मतलब ही नहीं है ज़्यादा ना, क्योंकि हमें उतना पढ़ना है जो इस बार 22 और 23 बोर्ड्स में क्वेश्चन बाहर ना जाए बस। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब बेटा ये होता है द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन from metal surface with the help of light is called photoelectric effect, is called photoelectric effect। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अच्छा सर, अब आगे बता दो। तो आगे देखो बेटा, मतलब द एमिशन ऑफ फोटो मीन्स लाइट बच्चों, और इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन। तो एमिशंस, किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है सर, समझ में आ गया बेटा। यहाँ पे एक टर्म आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, द टर्म इज नोन एज वर्क फंक्शन। ध्यान सुनना, वर्क फंक्शन। सर ये क्या होता है? अभी बताता हूँ बेटा। वर्क फंक्शन मीन्स ये होती है, इट इज़ अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject out the electron from metal surface
मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। देखो बच्चों, सब चीज़ लिखते जाओ, अच्छे से नोट्स बनाते जाओ, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो वर्क फंक्शन बेटा, यहाँ पर एक वर्ड तुमने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया मिनिमम एनर्जी। सर मिनिमम क्यों, मैक्सिमम क्यों नहीं? देखो उसके पीछे का रीज़न है बच्चों। मान लो यही मेटल ले लो और इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मान लो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। लेट्स से आई एम गिविंग ए एग्जांपल ओनली कि बेटा इस एटम से इसके इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। ये ज़्यादा हो गई थोड़ी सी, थोड़ी कम कर लेते हैं एनर्जी को, है ना बच्चों, मेगा हटा देते हैं। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो बेटा लाइट के ऊपर अभी चर्चा करनी बाकी है कि लाइट में कौन होते हैं, फोटोन्स होते हैं बच्चों। कौन होते हैं? फोटोन्स। तो फोटोन्स के ऊपर भी अभी हम चर्चा करेंगे, सेपरेट सेपरेट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, हर एक चीज़ को डिस्कस करते हुए हम आगे सीखेंगे। तो बच्चों इसमें ठीक है, एक चीज़ और समझो कि मिनिमम ही क्यों लिखा था वो भी बता देता हूँ बेटा। अगर मान लो मिनिमम चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, लाइट के पास फोटोन होते हैं, फोटोन पे भी और चर्चा करेंगे, टेंशन मत लो। तो फोटोन के पास कुछ एनर्जी होती है, अगर वो एनर्जी इसको दे रहे हैं और वो इस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, ठीक है। तो यानी अगर हम 2 की जगह 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दें तो भी होगा, क्योंकि उसको तो सिर्फ कितनी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिनिमम वैल्यू फिक्स्ड है, अपर वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। इसीलिए बेटा ये लिखा गया कि वर्क फंक्शन इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। समझ में आ गई बात बच्चों? इसको रिप्रेजेंट करते हैं W0 से, W0 से वर्क फंक्शन को। ठीक है सर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, क्या सर इलेक्ट्रॉन का एमिशन एक ही तरीके से हो सकता है ये लाइट गिराकर? तो द आंसर इज नो। तो बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे, लिखते जा रहे हैं, अच्छे अच्छे नोट्स बनाते जाओ। देयर आर different methods for electron ejection, है ना बच्चों? बहुत सारे मेथड्स हैं। क्या क्या मेथड है? बट बहुत सारे मतलब इतने सारे नहीं, बहुत सारे का मतलब 3 ही हैं बेसिकली जो तुम्हारे कोर्स में है। पहला है बेटा थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन। सर ये क्या है? जैसा बच्चों तुम्हें नाम से पता चल रहा है, थर्मो वर्ड जहाँ आ जाए वहाँ टेम्परेचर है। तो बेटा क्या करा गया, जैसा तुम्हें नाम से पता चला कि बाय गिविंग अ हीट, बाय गिविंग अ हीट टू मेटल ब्लॉक, ठीक है बच्चों, इजेक्शन, बस यहीं तक लिख लो चलो, बाय मेटल ब्लॉक। तो बेटा उसको क्या बोल दिया हमने? थर्मियोनिक, मतलब टेम्परेचर देकर। क्योंकि बेटा देखो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको एनर्जी चाहिए, और हीट का मतलब हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उनको एनर्जी इतनी मिल गई कि वो अपने न्यूक्लियस से बॉन्ड ब्रेक कर कर इजेक्ट हो सकता है एक्साइटेड होकर, ठीक है बच्चों। तो दिस इज़ अ वन काइंड ऑफ। सेकेंड इज बेटा दैट इज़ फील्ड एमिशन। अब ये वाले में आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। फील्ड एमिशन देखो सुनो, क्योंकि इसमें फर्स्ट चैप्टर का रोल है, थोड़ा सा मुझे अच्छे से बताना ही पड़ेगा बच्चों। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है बेटा, ठीक है बेटा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किधर फोर्स एक्सपीरियंस करता है? जल्दी से बोल दो वहाँ पे बैठे बैठे। सर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, और फोर्स कितना लगता है बेटा? वो लगता है सर QE। तो बेटा फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ई के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो फिक्स है। फोर्स जो है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चे? ई के। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर बहुत बढ़ा दूँ तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगने लगेगा इलेक्ट्रॉन पर, चार्ज पर। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? हाँ सर। तो बेटा इस चीज़ को आगे लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि बाय फील्ड एमिशन, वापस लिख देता हूँ मैं तो, फील्ड एमिशन। तो बेटा ये कैसे होता है? ये होता है प्यारे बच्चों by applying strong electric field, ये स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बेटा, 10⁻6 वोल्ट 6 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगा दें तो उससे भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। सर बताओ सर कैसे? सर देखो बेटा ये बना लिया तुमने ब्लॉक, ठीक है सर बहुत बढ़िया। यहाँ था इलेक्ट्रॉन मस्त बैठा हुआ था, अब तुमने लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है ध्यान सुनो।
तो वो तो पूरा जाएगा ना बेटा। हाँ सर, ठीक है। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स डालेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन, और अगर ये इतना स्ट्रांग हुआ क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको इजेक्ट कर देगा और इधर निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इस तरफ आएगा। तो यानी कि ये किसकी वजह से आया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इसलिए इसको बोला गया फील्ड एमिशन। क्या तुम्हें समझ में आई बात? जल्दी से बोलो यस सर। नेक्स्ट देखो, तो सेकंड टाइप हो गया बच्चों। अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप होता है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही पर हमें चर्चा करनी है। देखो बच्चों, अभी हम लोगों को बोर्ड्स के हिसाब से तैयारी करनी है, और वो भी कौन से सेशन 22-23 के हिसाब से। तो फालतू टाइम पास करना नहीं है, हमें वही पढ़ना है जो हमें मार्क्स आ जाए, क्योंकि बेटा ये चैप्टर ऑलरेडी वैसे ही बहुत कम मार्क्स का है, अप्रॉक्स 4 to 5 मार्क्स, 3 से 5 के बीच में वेरी करेगा इसमें क्वेश्चन। तो 3 से 5 नंबर में वही पढ़ें जो हमें आ जाए, जो हमें क्वेश्चंस में हो। हाँ, बेसिक्स में कहीं पीछे नहीं छोड़ूंगा, ठीक है बच्चों। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज यू नो कि बाय incidenting a particular frequency light, particular क्यों लिख दिया सर? अभी समझाऊंगा बेटा। particular frequency light the emission takes place is called photoelectric emission। ठीक है बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हमें समझ में आने लगा कि लाइट भी किसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की। ऐसा नहीं कि कुछ भी लाइट, सर हम मोबाइल की लाइट से निकाल देंगे, अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं। अब हम उस चीज़ को समझते हैं। तो अभी हमें चैप्टर को इन डेप्थ समझना है बेटा, तो अभी हम समझते जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना। सब चीज़ क्लियर होगी आपको। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा कि सर इसका पर्टिकुलर इंटेंस फ्रीक्वेंसी का कुछ मतलब बता दो। तो बेटा देखो यहाँ लिख देता हूँ कि बेटा अ लाइट has a frequency which able to eject out the electron from metal surface is called threshold frequency। अब समझो, इस पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है बोर्ड्स में बच्चों, है ना। तो आप इसको समझें कि सर इसके बारे में तो बताओ। बारे में बताते हैं। देखो बेटा, अब देखो यहाँ पे मान लो ये तुम्हारा मेटल ब्लॉक, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आज 3D में सर हम मोबाइल की लाइट से निकाल देंगे, अरे नहीं निकलते बेटा ऐसे। ये आई लाइट है ना, मान लो कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, उससे ऊपर फ्रीक्वेंसी होगी तो लाइट तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, बट उससे नीचे फ्रीक्वेंसी होगी तो एमिशन नहीं होगा। सर क्यों? अरे यहाँ पे देख बेटा, ये हम एक रिलेशन जानते हैं, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। सर हमने नहीं सुना तो आज सुन ले बेटा, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। E का मतलब होता है बेटा एनर्जी। ये एनर्जी ऑफ फोटोन का है। अभी हम बहुत चर्चा करने वाले हैं, अभी पूरा लेक्चर चलेगा। तो आप अभी यहाँ शॉर्ट में साइड में लिखते जाओ बच्चों, क्योंकि ये सबसे प्यारे नोट्स होते हैं कि सब चीज़ एक ही पेज पे मिल जाए। ये होता है बेटा, क्या होता है सर? सर हमें पता है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता है बच्चे? प्लैंक्स कांस्टेंट। सर इसकी वैल्यू पता है हमें, तो बहुत बढ़िया। और ये न्यू क्या होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों एनर्जी को जो हम मेजर करते हैं वो करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सर क्यों? सर हम तो जूल पढ़ा था। अरे बेटा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बेटा जूल इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, बट जूल जो है बच्चे वो क्या है? बहुत बड़ी यूनिट है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वही है तुच्छ से इलेक्ट्रॉन्स, बट ये तुच्छ से इलेक्ट्रॉन भी बहुत सारा भौकाल मचा लेते हैं, है ना बच्चे। तो अब हम छोटे लेवल बात करें तो एनर्जी को जूल के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी। तो हमें एक छोटी सी यूनिट चाहिए थी, तो हमने एक और यूनिट लिखी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या लिखी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बट जब भी हम फाइन पार्टिकल्स
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनकी बात करेंगे तो एनर्जी की यूनिट क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सब बच्चों को पता होगा एज आई नो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वोल्ट। सर हमने तो जूल भी देखा है, हाँ बेटा जूल भी होती है। तो तू ऐसे लिख ले, वैसे मैं समझा दूंगा अभी आगे लेक्चर में कैसे, बट तू ये लिख ले कि इतना होता है। सर कैसे लिखा है बेटा, इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड लिख दिया, वोल्ट का वोल्ट है, क्या दिक्कत है। हाँ सर ठीक है। तो बेटा ये एनर्जी होती है एक फोटोन के पास, एक फोटोन के पास, यानी एनर्जी ऑफ वन फोटोन, यही लिख दूँ। हाँ सर, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, हम ऐसे बोल देते हैं उसको, ठीक है बेटा। अच्छा ये तो बेटा अब हम समझ पाए कि यार ये तो कांस्टेंट है, यानी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो बेटा इलेक्ट्रॉन को अगर मान लें यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठा मस्त बैठा है, सेटल्ड है वो। सर हम खुद सेटल्ड नहीं है, वो क्या सेटल्ड है बेटा, वो सेटल्ड है क्योंकि उसके बाद न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियस खींच के रखा हुआ, बाउंड फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, बाउंडेड है न्यूक्लियस से। अच्छा सर बेटा मैंने उसको लालच दिया कि बेटा ले लो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ले लो, ये बोलता है कि सर मैं निकलूँगा ही 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। तो अगर ये लाइट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लाई, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी है ν1 और उसके पास एनर्जी कितनी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन को चाहिए, इलेक्ट्रॉन लालची है, वो बोल रहा है कि मैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पहले नहीं निकलने वाला। तो लाइट का ये एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगी नहीं बेटा। सर ये तो इलेक्ट्रॉन हमारे जैसा है, हाँ बेटा सभी एक जैसे हैं, देखो इधर तो यहाँ से नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन। सर अब क्या करेगा। तो बेटा हमने क्या बोला कि भाई सब 2 ले जाओ एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रहा नहीं, क्योंकि मिनिमम पिछले वाले इसमें स्लाइड में लिखा था मैंने मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, तो इसकी मिनिमम वैल्यू ही 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमने और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। सर फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ा रहे हो सर? बेटा अगर एनर्जी बढ़ानी है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एच तो क्या है कांस्टेंट। क्या अब तक मेरी बात तो ये समझ में आ गई होगी बच्चे? तो मैंने अब ν3 रखी जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया और ये इसके बराबर आ गया तो इलेक्ट्रॉन निकल तो गया, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट तो हो गया, बट इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, अभी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। सर क्यों नहीं है? देख बेटा भाई साहब इसको चाहिए थे, देख मान ले तू, मान इसको एग्जांपल ऐसे लेते हैं बेटा कि मान ले हमें निकलने के लिए ही इतनी एनर्जी चाहिए, तो निकलने के लिए इतनी एनर्जी आई, तूने यूज़ कर ली, निकल गया, बट अब चलना भी तो है, अभी अब मूव भी तो करना है, तो अब और एनर्जी चाहिए थी। अगर यही 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यूज़ हो जाती इन द इजेक्शन और 0.5 इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराती। क्या तुम्हें समझ में आ गई बात? ये वाली बात भी समझ में आ गई। तो बेटा इस वक्त ν3 जो फ्रीक्वेंसी है वो है तुम्हारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सर अब आ गया, सर अब आ गया, बहुत बढ़िया फ्रीक्वेंसी है ना बच्चों। इससे कम फ्रीक्वेंसी दोगे ये भुक्कड़ है, ये नहीं निकलेगा, ये उतनी जब तक इसकी भूख शांत नहीं करोगे जब तक ये इजेक्ट आउट नहीं होगा। तो यहाँ तक की बात क्लियर हुई बच्चों? ठीक है बेटा, तो अब हम इससे आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट में मैंने लिख दिया, अब हम बात करेंगे फोटोन पर। किस पे बात करेंगे बच्चे? फोटोन पर। देखो ध्यान से, हाँ ये थोड़ी सी बात मैंने लिख दी है कि फोटोन बेटा क्या होता है। देखो फोटोन असली में लाइट जो है वैसे वो हमें चलती है सीधी लाइट में, सीधी लाइन में, है ना। तो बच्चे यहाँ पे क्या होते हैं, फोटोन्स होते हैं, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स, और ये सब भी ऐसे ट्रैवल हो रहे होते हैं। बेसिकली इनको क्या बोलते हैं, एनर्जी पैकेट्स। एक फोटोन को क्या बोल सकते हैं बेटा, एनर्जी पैकेट। अच्छा सर पैकेट्स, इसी को बोला जाता है क्वांटा। क्या बोला जाता है बच्चों? क्वांटा। और इसी के ऊपर जो थ्योरी है उसको बोला जाता है क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी। तो अब ये क्वांटम थ्योरी एक बहुत डीप स्टडी है फाइन पार्टिकल्स की, बट अभी हम यहाँ तक बात कर लेते हैं, फोटोन बोल लो या क्वांटा बोल लो। तो देखो बेटा फोटोन के बारे में बात करते हैं, हैशटैग लगाते हैं कि इट इज़ अ पार्टिकल प्रेजेंट इन लाइट कॉल्ड फोटोन। बेटा किस में होते हैं? लाइट में होते हैं। लाइट समझते हो? रोशनी। रोशनी तुम्हें दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। समझ में आ रही है? लाइट हमें नहीं दिखाई देती, लाइट के रिफ्लेक्शन से चीज़ें दिखती हैं। रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज 0, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेटा फोटोन कभी जिंदगी में रुकता नहीं है, मीन्स द मास ऑफ द फोटोन इज नेवर एग्जिस्ट ऑन द रेस्ट पोजिशन। ठीक है बच्चों, तो अब हमें ये भी समझ में आ गया। ठीक है सर, अब आगे चलो। तो बेटा रेस्ट मास नहीं होता फोटोन का। फोटोन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सर वैक्यूम की स्पेलिंग भी याद हो गई, VACWM। देखो तुम्हें गलत याद थी, VACCUM बोलते थे। अच्छा सर
कितनी होती है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट तुम्हें पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बहुत बढ़िया सर। अच्छा आगे चल। द चार्ज ऑन द फोटोन इज न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब जानते हो? नो चार्ज। बेटा ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन। अरे सर यही होना चाहिए, न्यूट्रल मतलब नो चार्ज। अच्छा अब आगे देखो। एवरी फोटोन हैज़ अ डेफिनेट एनर्जी एंड अ मोमेंटम। मोमेंटम जानते हो? हाँ सर 11th क्लास पढ़ी है हमने। P इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। बेटा मेरे बताने का मतलब ये है कि जिसको नहीं भूल गया हो भाई जान तो वो पढ़ लेगा। P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। सर मास होता है? हाँ होता है। वेलोसिटी होती है? हाँ होती है। कितनी होती है? भयंकर होती है सर, 3 × 10⁸ बेटा बहुत फास्ट वेलोसिटी है वो। तो यहाँ पे लिखा गया फोटोन की एनर्जी क्या होती है बेटा? मैंने अभी भी समझाया, एच न्यू। और तुम इसको क्या लिख सकते हो बेटा? H बराबर c/λ। सर ये कैसे हो गया? देखो बता देता हूँ बेटा। तुम जानते हो एक फॉर्मूला c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। भाई साहब स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो बेटा फ्रीक्वेंसी क्या आ गई? c/λ। तो मैंने फ्रीक्वेंसी की जगह c/λ लिख दिया। अच्छा सर ऐसे किए हो क्या? बहुत बढ़िया। देखो है ना बेटा ये तो इम्पॉर्टेंट भी हो गया कुछ। ठीक है सर आगे चलेंगे। ये फॉर्मूला यूज होगा। बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। सर इंटेंसिटी समझाओ बेटा, बस जस्ट अभी बताने वाला हूँ। जिन बच्चों को पता है, जो रिवीजन की तरह देख रहे हैं उनको तो पता है बेटा। नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ा सकते हो, उनकी एनर्जी को नहीं बढ़ा सकते। मतलब सर इंटेंसिटी बताओ, अभी पूरी चर्चा करने वाला हूँ जस्ट इसके बाद ही। तो यहाँ तक के नोट्स बना लो बच्चों, है ना। तो अब हम करते हैं बात इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसाइडिंग मतलब चैप्टर समझ में ही जब आएगा जब ये दो टर्म समझ में आ जाए। एक तो लिखी मैंने मस्त इंटेंसिटी, इंटेंसिटी है ना बेटा, और एक लिखी मैंने फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, एक तो लिखी इंटेंसिटी और एक लिखी फ्रीक्वेंसी। इसको समझ लोगे आधा चैप्टर समझ में आ जाएगा। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं इसी में कंफ्यूज होते हैं कि इंटेंसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। मैं जिस हिसाब समझाऊंगा आप उस हिसाब से समझें। तो बेटा इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ लेटर आई। बहुत बढ़िया सर। फ्रीक्वेंसी को न्यू। पहले फ्रीक्वेंसी का मतलब समझना होगा सर, पहले इंटेंसिटी का। ठीक है चल ले आ जा, पहले इंटेंसिटी समझ ले बेटा। तू ना ये एक बल्ब है और इस बल्ब की वॉट है 50 वॉट। वॉट जानते हो? वॉट इज द ऐसा मतलब ऐसा यूनिट ऑफ पावर। पावर जानते हो? एनर्जी पर यूनिट टाइम। बेटा ये होता है ना पावर इज इक्वल्स टू W/T। सर W को तो हम E लिख सकते हैं, हाँ ET, क्योंकि E का फॉर्मूला भी होता है क्या? E इज इक्वल टू PT। PT इधर से इधर इंटी कर दिया। ठीक है सर ये सब समझ में आता है। अच्छा और एक तुम बल्ब लाए बच्चों 100 वॉट का, 100 वॉट का। तो एक बात बताओ क्या है इनमें दोनों में अंतर क्या है? सर वॉट का अंतर है। सर वॉट से मत समझो, वैसे समझो और क्या अंतर है। बेटा देख ये 1 सेकंड में, क्योंकि देख E/T पावर का फॉर्मूला E/T, तो 1 सेकंड में ये वाला मान ले 50 वॉट है। इसकी 50 वैल्यू कब आएगी? जब ये 50 जूल एनर्जी 1 सेकंड में रिलीज कर रहा हो, तभी तो 50 आएगी। क्योंकि 1/50 तो 50 वॉट। और ये वाला 100 जूल एनर्जी 1 सेकंड में लीक मतलब रिलीज कर रहा हो। हाँ ना बोल? हाँ सर ठीक है। अब आई बात समझ। तो बेटा अगर ये एनर्जी ज़्यादा रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब अगर इसमें से मान ले लेट अस सपोज ओनली 5 रे निकल रही हैं, 5 लाइट रे सब सपोज कर रहे हैं, इनफाइनाइट लाइट रे इसमें से भी, उसमें और ज़्यादा। हमारे लिए तो यही इनफाइनाइट है, हम इसकी लाइट रे कैलकुलेट नहीं कर सकते तो उसकी तो कर ही नहीं पाएंगे। बट ऐसा समझ कि 5 इसकी निकल रही तो इसमें 10 निकल रही होंगी। क्या तो समझ में आ गई बेटा? हाँ ना बोलो? यस सर। ठीक है बेटा। तो इसीलिए इसका तो इंटेंसिटी जब भी मैं बोलूँ कि वी वांट टू इंक्रीज द इंटेंसिटी, तो इसका मतलब समझ जाना आपको क्या बढ़ानी है? वॉट बढ़ानी है। वॉट मतलब पावर बढ़ानी है। इंटेंसिटी बढ़ाने को जब भी मैं बोलूँ तो इसका मतलब समझ जाना कि वॉट बढ़ रही है। वॉट का मतलब क्या बढ़ रहा है? वॉट का मतलब नंबर ऑफ रेज बढ़ रही है। नंबर ऑफ रेज का मतलब ये हुआ कि बेटा एनर्जी नहीं बढ़ रही। बेसिकली तुम ये समझना कि देख मेरी बात सुन, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ रेज बढ़ती हैं।
बट ऐसा नहीं कि सर इस वाली रेज की अब एनर्जी भी ज़्यादा हो गई, नहीं बेटा, देख यहाँ पे पहले 5 निकल रही थी, अब यहाँ पे 10 निकलेंगी। क्या तुम्हें समझ में आ गया? बट हाँ, उन सब की एनर्जी सेम ही होगी जो इनकी थी। तो मतलब यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ रेज बढ़ती हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो है बच्चों वो लिख लिया करो कि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं, इंक्रीजेस, ना कि उनकी एनर्जी। अच्छा सर, हाँ बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा रहे हो, ना कि उनकी एनर्जी। सर एनर्जी कैसे बढ़ाएंगे फिर? उसके लिए तुझे यहाँ समझना पड़ेगा बेटा। फ्रीक्वेंसी का मतलब तो क्या समझता है बता? सर मैं तो न्यू समझता हूँ, न्यू, और न्यू का मतलब समझता हूँ 1/t। अरे नहीं बेटा, उससे आगे निकल। क्या? देखो, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम पढ़ाया था मैंने EMW में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। वहाँ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम था। हाँ सर था। तो बेटा यहाँ होता था विबग्योर, सुना था ना ये? सर ये तो बचपन से जान खा रहा है, विबग्योर। हाँ बेटा, तो यहाँ इसकी वेवलेंथ होती है कितनी? 380, या बुक्स में 400 लिखा होता है नैनोमीटर, तो वहीं चल लो। और रेड की होती है बेटा 700 नैनोमीटर। अब मेरी बात समझना था एक बच्चे, इसको ध्यान समझना, तभी तो तुम्हें चैप्टर समझ में आने लगेगा। फिर तुम क्या, वरना बीच में कंफ्यूज हो जाओगे। देख बेटा, सर ऊपर से नीचे आते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है घटती है? अरे 400 से 700 मीन्स वेवलेंथ वो लेमडा से करते हैं, वो बढ़ती है। सर ऐसे मत लिखो, वैसे लिखो। हाँ लिख ले, इंक्रीजेस। ठीक है बेटा, आज बहुत बढ़िया सर, ठीक है। वेवलेंथ ऊपर से नीचे जाएंगे, मतलब वॉयलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ती है। ठीक, अब हम एक रिलेशन जाते हैं बेटा, क्या? C इज इक्वल्स टू न्यू लेमडा। C तो कांस्टेंट है, C तो स्पीड ऑफ लाइट है। तो अगर मैं इस रिलेशन से ये कह सकता हूँ कि अगर ये कांस्टेंट, तो मैं कह सकता हूँ न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। क्या ये तुम्हें बात समझ में आई? हाँ सर आई। क्योंकि बेटा अगर ये कांस्टेंट है, इसको नीचे ले आओ, कांस्टेंट हटाते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं सब चीज़। हाँ सर। अच्छा, तो बेटा अगर वेवलेंथ बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम। यस सर। तो नीचे की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? लेमडा बढ़ रहा है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। अच्छा सर, देखो थोड़ा समय ले रहा हूँ, बट हाँ सिखाऊंगा मस्त, है ना, ताकि तुम समझ में आए। तो न्यू इज डिक्रीजेस। अच्छा सर, तो बेटा इसका जो न्यू होगा, न्यू ऑफ वॉयलेट और न्यू ऑफ रेड, बताओ किसका ज़्यादा होगा? सर ऊपर से नीचे आते हैं तो इसकी कम, यानी सर न्यू ऑफ वॉयलेट इज़ मोर ग्रेटर देन न्यू ऑफ रेड। अच्छा, ये बात समझ में आई? ठीक है सर। सर एक बात बताओ, 400, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, 400 से 700 के बीच में कितने नंबर हैं? कोई बच्चा बता सकता है? कोई बोलेगा सर 300। अरे बेटा तुम तो माइनस कर दिया 700 को 400 से, ऐसे नहीं। कितने नंबर? तो नंबर है इनफाइनाइट। 401, 402, 4001, 4002, ऐसा करके इनफाइनाइट नंबर है बेटा। तो कितनी फ्रीक्वेंसी है इन दोनों के बीच में? इनफाइनाइट। कितनी फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है? इनफाइनाइट। यानी अगर तूने हल्की सी भी कलर चेंज किया, बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऊपर से नीचे चेंज हो रही है, तो क्या हो रहा है? देख, वॉयलेट से इंडिगो बन जा रहा है, इंडिगो से ब्लू बन जा रहा है, ग्रीन बन जा रहा है, येलो बन जा रहा है, ऑरेंज और रेड। तो बेटा फ्रीक्वेंसी चेंज करने से कलर का रंग बदल रहा है, तो इसलिए हम फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्लेस कर देंगे? कलर से। क्या तुम्हें समझ में आया? जब भी मैं बोलूँगा फ्रीक्वेंसी चेंज करो, इसका मतलब कलर चेंज कर दो बल्ब का, मीन्स सोर्स का कलर चेंज हो रहा है। और जब भी मैं बोलूँ इंटेंसिटी चेंज हो रही है, तो आपको समझ में आने लगेगा कि वॉट चेंज हो रही है। वॉट का मतलब समझ गए, पावर चेंज हो रही है। हाँ ना बोलो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप लिखें अपने नोट्स में ढंग से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ तो बेटा ये है आपका लिनार्ड एंड मिलीकन एक्सपेरिमेंट। इसमें हम क्या सीखने वाले हैं बच्चों? यही है, ये पक्का आएगा इस बार, ये समझ लेना आप। 22, 23 में पक्का क्वेश्चन आने वाला है इस टॉपिक से। क्यों? क्योंकि टॉपिक ही इस चैप्टर की जान है, तो हमें इस टॉपिक को अच्छे से समझना है। इसीलिए मैं मेहनत करूंगा, पहले थोड़ा सा पहले इसके ऑपरेटर्स को समझाऊंगा, फिर हम आएंगे स्टडी पर। क्या तुम्हें समझ में आ गई मेरी बात? हाँ ना सर, ठीक है। अच्छा देखते हैं हम कैसे करें। तो देखो बच्चों, इस चीज़ को देखो कि इन्होंने क्या करा। तो बेटा मैं डायग्राम बनाने को पहले से बना सकता था, बट वो मज़ा नहीं है उसमें, है ना, क्योंकि आपको फील नहीं आता उस चीज़ का। देखो बेटा उन्होंने क्या करा, एक इवैक्यूएटेड ट्यूब लिखी। सर इतना भयंकर नाम। हाँ बेटा, इवैक्यूएटेड का मतलब कुछ नहीं है, एक सिंपल सी ट्यूब थी। क्या थी? ट्यूब। देखना अभी,
और ये उसमें कैविटी रखी, कैविटी का मतलब सर जहाँ से लाइट आए, और ये ट्यूब यहाँ पे बंद कर दी। बच्चों इसको डायग्राम को मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, इसलिए आप समझते जाना, इसको अच्छे से समझना। ये क्या है सर? ये है बेटा इवैक्यूएटेड ट्यूब। इवैक्यूएटेड का मतलब ग्लास ट्यूब है जिसमें वैक्यूम है। क्या है इसके अंदर? वैक्यूम है। बाद में लेवलिंग करूँगा। यहाँ पे एक सोर्स रखा बच्चों, सोर्स। सर सोर्स कैसा, उसको भी बताऊँगा। यहाँ 2 मेटल प्लेट्स लगाई बेटा। क्या लगाई? 2 मेटल प्लेट्स। सर कैथोड एनोड, अरे बाद में अभी बोल लेंगे, अभी समझते जा बेटा। ठीक है सर। इसको वायर से कनेक्ट किया और वायर को लाए इधर, इसको भी वायर से कनेक्ट किया और वायर को लाए इधर, है ना बच्चों? अच्छा, नीचे की रामायण अलग चल रही थी। इसको जो कनेक्ट किया गया वो किससे किया गया? वो किया गया बच्चों पोटेंशियल डिवाइडर से। मैं आपको समझाने वाला हूँ, इसलिए आप पूरे एफर्ट से देखते रहें, आप उतनी ही मेहनत बनाते रहें डायग्राम्स को, है ना बच्चों? और आपके सामने बनाने का मतलब ये होता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, ये एक रेजिस्टेंस है बेटा। बुक्स में अलग अलग डायग्राम है, बट हाँ ये वाला डायग्राम गलत होने वाला नहीं है। यहाँ लगाई HTB। इसीलिए बच्चों क्या होता है कि हर एक टीचर अलग हिसाब से पढ़ाता है, सबके डायग्राम अलग होते हैं, सबकी एक्सप्लेनेशन अलग होती है। आपको किसी की समझ में आ रही है, आप उसके वीडियोस देखते रहो, है ना? बाकी सब पढ़ाते तो सब पूरी मेहनत से समझाते भी हैं। ठीक है बेटा? तो इसको बोला गया पोटेंशियल, ये गुलाबी वाले को बोला गया पोटेंशियल डिवाइडर। सर क्यों? मैं बताऊंगा, अभी सब चीज़ बताने वाला हूँ। पोटेंशियल डिवाइडर, अच्छा सर कुछ तो खास है। हाँ बेटा, और इसका नाम लिया गया HTB, हाई टेंशन बैटरी। सर वो क्या होता है? अरे बेटा जिसकी वोल्ट बहुत ज़्यादा है, जिसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और बेटा इसको ऐसा कनेक्ट किया गया, देखें यहाँ ध्यान से। ये वायर को लाए, ये देखना, ये इसके ऊपर से ओवरलैप और इस तरह से, और इस वाले वायर को इस तरह से कनेक्ट किया गया। ये तो बेटा ये जो चीज़ बनी, ये वाली है ना, ये वाले, ये हो गई आपकी पोटेंशियल डिवाइडर। बेसिकली ये है पोटेंशियल डिवाइडर, है ना? वो लिखा हुआ है मैंने, बैटरी को नहीं लेते, ये है सर। फिर सर इसके एरो भी सुधार दो, ये ले बस। हाँ सर इसको हटा दो, ले बेटा। अच्छा, ये डब्बे में जो है ये है पोटेंशियल डिवाइडर। सर कैसे? बेटा पहले हम लोग पूरे ढंग समझेंगे, है ना? देख बच्चे, अभी सोर्स वोर्स पे सब चर्चा करेंगे अभी। चल अभी कर देता हूँ, मैं पहले ही बता देता हूँ। देख बेटा, सोर्स जो है ये कैसा है, इसकी खासियत है, ऐसे नहीं कि ट्यूबलाइट लट्टू उठा के लगा दिया, कहीं से बल्ब लाई लगा दिया। अरे नहीं बेटा, ये इट कैन प्रोड्यूस अ लाइट, इट कैन प्रोड्यूस अ लाइट of variable frequency and intensity। मतलब सर, मतलब आप देख, मतलब भी बताएंगे बेटा। मतलब ऐसे नहीं कि भाई हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो भाई हमने क्या करा कि 4 बल्ब रख दिया, हरा नीला पीला, हमें हरा चाहिए तो हरा लगा दिया, फिर खोला फिर पीला लगाया। नहीं, ये ऐसा सोर्स है जो कि एक ही टाइम पर अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ की लाइट एमिट कर सकता है, अलग अलग इंटेंसिटीज़ के साथ। मतलब इंटेंसिटी मतलब समझ के पावर बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब रंग बदल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी बदलने से क्या बदलती है? जल्दी जल्दी बोलो, वहीं बैठे बैठे क्या बदलती है? एनर्जी। इंटेंसिटी बदलने से क्या बदलती है? नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है बच्चों? अच्छा ठीक है सर, ये क्या थी? ये मेटल प्लेट्स थी। इनको भी लेवल तो भाई, लेवल तो सबको करना पड़ेगा ना। मेटल प्लेट्स, थोड़ा टाइम लग रहा है बट कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। इसको बोला गया वॉच विंडो। विंडो मतलब जहाँ से लाइट एंटर हो। सर विंडो क्यों लगाई? अरे बेटा अंदर तो वैक्यूम है, अगर विंडो नहीं लगाएगा तो हवा आ जाएगी रे। यस सर। अच्छा, यहाँ पे ऑब्वियस है पॉजिटिव। अब देखना पोटेंशियल डिवाइडर का रोल देखना, अब आएगा मज़ा। सर इनके नाम दे दो, नाम दे देते हैं इनके। लेट्स से दिस प्लेट इज़ A एंड दिस प्लेट इज़ B। समझना। तो बेटा मैं इस डायग्राम को फिर मिटा लूँगा, तो आप समझते आना। मैं अभी समझाने के लिए इसमें ही ओवरलैप कर रहा हूँ, बट फाइनल डायग्राम यही है, ये सबसे फाइनल डायग्राम है। ठीक, मैं हटा सकता हूँ तो इसलिए हटा लूँगा। देखना ध्यान से क्या हो रहा है बेटा। ये प्लस है तो यहाँ से प्लस आया, ये ओवरलैप है। ओवरलैप का मतलब यहाँ कॉन्टैक्ट में नहीं है सर, यहाँ आया, ये कौन आया? प्लस।
सर ये आया 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 आया, यहाँ कौन आया माइनस। अच्छा सर, तो बेटा देख करंट यहाँ से प्लस प्लस, करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो होता है सर, लेफ्ट टू सर पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट यहीं से आएगा। करंट अब यहाँ से एंटर हुआ, ये रेजिस्टेंस में यहाँ से यहाँ से यहाँ से होता हुआ पूरा यहाँ पहुँच गया, और यहाँ कौन सा चार्ज दे दिया पॉजिटिव, और बेटा यहाँ से नेगेटिव करंट होता हुआ ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव बन गए। हाँ सर, अब मैं मिटा रहा हूँ, है ना। अच्छा सर, देखो यही तो मस्त है, बस ये पॉजिटिव बन गया और ये नेगेटिव। ठीक है सर, अब हमने क्या करा कि बेटा ये नॉब्स हैं, ये क्या है शिफ्टिंग नॉब्स, नॉब लिख लो, नॉब है ना, नॉब। तो बेटा अगर इसको मैं अगर यहाँ कर दूँ, देखना थोड़ी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, मैं मिटा लूँगा बाद में, है ना, तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा दिक्कत आएगी, इसलिए तुम ढंग से करते रहो। बेटा मैंने इसको क्या करा, यहाँ अलग कलर ले लेते हैं ताकि तुम्हें समझ में भी आए चीज़ें। इसको खींच के यहाँ लगा दिया और इसको खींच के यहाँ लगा दिया, तो देखो क्या होगा, ये तो प्लस है, बैटरी का प्लस तो बदल नहीं रहा है, यहाँ से तो प्लस ही आया तो यहाँ प्लस। अब प्लस से करंट ये वाला इसमें कौन सा एंटर हो गया प्लस, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस। क्या तुम्हें समझ में आई? क्यों? क्योंकि यहाँ जो ये वाला नॉब था इसको खींच के उधर कर दिया, तो माइनस इधर से आ रहा है, ये गया माइनस। आई बात समझ में बच्चों, है ना, आ गई होगी। तो बेटा ये पोटेंशियल डिवाइडर भी समझ में आने लगा तुम्हें, कैसे है पोटेंशियल डिवाइडर, ये पोटेंशियल को चेंज कर लेता है, माइनस प्लस को चेंज कर लेता है बिना चेंज करे। ऐसा नहीं कि सर पूरी इवैक्यूएटेड ट्यूब को उठा के ऐसे लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे, अरे बेटा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, टाइम पास थोड़ी, तो वो क्या है कि लगाना पड़ेगा, कुछ एक सेटिंग, ऐसे सेटिंग्स रखनी पड़ती हैं, सेटिंग्स बोले तो इस तरह की, समझ में आ गई। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, तो ये हो गया पूरा सेटलमेंट। अब पहला इम्पैक्ट देखते हैं, तो मैं पहला चीज़ करने जा रहा हूँ, पहला लिखा, ये पूरा सेटअप था, ठीक है बच्चों, किसका, लिनार्ड एंड मिलिकन एक्सपेरिमेंट का, ठीक है बच्चों। अब पहला देखा गया इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ, बेटा पक्का आएगा ये समझ लेना, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, है ना बेटा। देख अब मैं समझाने जा रहा हूँ कि पहले इंटेंसिटी का, वैसे तो मुझे सब पता है बट मेरे को तेरे को समझाना पड़ेगा अच्छे से, तो इसलिए मैं बिल्कुल स्लो समझाऊंगा। बेटा हमने क्या करा कि इंटेंसिटी का देखना था, इंटेंसिटी का ही देखना था ना, फ्रीक्वेंसी का थोड़ी देखना था। हाँ सर एक बार में एक ही काम करेंगे, तो यहाँ पर क्या करा हमने, फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड रख दी। फिक्स्ड का मतलब समझता है, कॉन्स्टेंट रख दी। अच्छा सर, मतलब सर कलर चेंज नहीं करेंगे, मेरे साथ साथ बोलो, मतलब इस सोर्स का कलर चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ क्या चेंज करेंगे, इसकी वॉट चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, इसकी वॉट, तो इसका वॉट चेंज करेंगे तो ये इंटेंसिटी अपने आप चेंज हो जाएगी, ठीक है बेटा। अच्छा सर ठीक है, तो हमने देखा कैसा ग्राफ बना, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये ऐसे बना। और हाँ एक और चीज़, दो तीन चीज़ें और लिख दूँ, एक तो हमने ये रखा बेटा, और एक और चीज़ हमने रखी, क्या इंपॉर्टेंट वो भी बताया तुम, कि हमने पोटेंशियल अप्लाइड को या तो हमने ज़ीरो रखा या फिर कांस्टेंट रखा, और कांस्टेंट, और कांस्टेंट, क्योंकि पोटेंशियल बाहर वाली बैटरी का कोई रोल नहीं है ना, हम क्या देखना चाह रहे हैं इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी आएगी कहाँ से, लाइट की सोर्स से। तो बेसिकली हम बाहर से कोई भी एनर्जी का कोई साधन नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने क्या लिखा कि भाई साहब एक तो फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड कर दी। सर क्यों, अगर इसको वेरी करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो एनर्जी लेके आती है। और पोटेंशियल अप्लाइड इज जीरो और कांस्टेंट, बाहर वाली बैटरी का या तो पोटेंशियल अप्लाई ही नहीं किया, या तो उसको सर्किट से आउट रखा, या फिर रखा तो कांस्टेंट रखा, ताकि इसकी वजह से कोई वेरिएशन ना आए। अच्छा, तो तब ये पाया गया बच्चों, जब ये पूरा सेटलमेंट किया गया तो ये पाया गया ग्राफ ऐसे बना, इस एक्सिस पे रखा करंट और इस एक्सिस पे रखा इंटेंसिटी को। किसको रखा बच्चों, इंटेंसिटी को। देखो बच्चों इंटेंसिटी का मतलब बोल दो वहीं बैठे बैठे, सर इंटेंसिटी का मतलब वॉट, वॉट मतलब पावर, पावर। अच्छा, तो ये पाया गया कि ग्राफ जो है बच्चों, प्यारे बच्चों, ग्राफ आया स्ट्रेट लाइन, मतलब जितना करंट, जितनी इंटेंसिटी बढ़ाई उतना करंट आया। सर करंट आया कहाँ, सर आया कहाँ से, अरे बेटा करंट आया कि लाइट एंटर हुई, है ना, और
उसने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से इजेक्ट किया, फिर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लग गए, है ना बेटा। और यहाँ पे तो ये समझ ले कि एक मीटर भी लगा हुआ था। सर कैसे नापा? सर किससे नापा बेटा? माइक्रोमीटर लगा हुआ था। और इसको आउट रख दिया भाई, या तो आउट रख दिया, बहुत कम पोटेंशियल लगा के रखा, ठीक है। तो पहले हम इसी की बात कर रहे हैं। तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। देख करंट यहाँ से आया, मान लो यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं, ले देखो समझ में आ जाएगा। ये ले की नहीं लगाई हमने, बस हमने की नहीं लगाई, ले अब ये बैटरी आउट है। तो करंट यहाँ से आया, क्योंकि क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागे, इधर भागे। तो करंट बेटा हमेशा किधर से किधर भागता है? देख, इलेक्ट्रॉन भागते हैं यूँ, तो करंट भागता है उल्टा। तो करंट कैसा आया? यूँ आया। कैसा आया? यूँ आया। और यहाँ से होता हुआ सर्किट कंप्लीट हो गया, है ना बेटा। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे थे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ऑफ एमिशन बढ़ता जा रहा था। और ये सारे के सारे किधर भाग रहे थे? इधर भाग रहे थे। और इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट हो रहा था, ये पूरा। सर यहाँ नहीं जा रहे थे? क्या नहीं बेटा, यहाँ की नहीं लगाई, मान ले हमने उड़ाई दिया। तो बेटा हमने देखा जैसे जैसे हम इसका सोर्स का वॉट बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकल रहे हैं, और वो सारे के सारे इधर भाग रहे हैं। सर इधर ही क्यों भागेंगे? क्योंकि बेटा इधर देख, ये इलेक्ट्रॉन है तो ये बोलेगा चल तू निकल अब आगे। अब ये यहाँ बैठना चाहता है बट नीचे पीछे वाला करेगा, तो वो बोलेगा तू भाग आगे। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यूँ होगा, और ऐसे 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 ऐसे, और करंट का फ्लो हम ऐसे 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 मानेंगे। क्या तुम्हें समझ में आया? तो इसका मतलब ये था कि बच्चों जैसे जैसे हमने इंटेंसिटी बढ़ाते गए, करंट बढ़ता गया। तो वो जैसे इस ग्राफ को हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ, और दिस इज द ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड करंट। क्या तुम्हें समझ में आया? ठीक है सर। अब मैं बेटा इनको सबको मिटा दूँ, है ना। कहाँ तक मिटता देखते हैं, है ना बेटा। जल्दी जल्दी हो रहा है वैसे तो, बट हाँ इसको ये हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ से कर लेते हैं। सर ग्राफ कैसा आया बच्चों? ऐसा आया। आपको आ गया होगा आई थिंक से समझ में, ठीक है बच्चों। अच्छा, तुम तो वो डायग्राम बना ही लेना जो हमने पहले बनाया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। बेटा मैं यहाँ ही से मिटाना पड़ेगा मुझे इस सबको, क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया क्यों? क्योंकि डायग्राम दोबारा बनाऊंगा फिर जाएंगे, इतना टाइम वेस्ट होगा। तुम तो इसको लिख लो। सर हम स्क्रीनशॉट भी तो ले लेते हैं। बेटा वो मत लिया करो, बैठ के नोट्स बनाया करो, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा दूसरा। इसको मैं इसकी लैंग्वेज पीछे लिख दूंगा भले ही, बट यहाँ पे समझाऊंगा। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब हम सीखेंगे क्या बेटा? इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर। सर पोटेंशियल का क्यों सीखेंगे? सर फ्रीक्वेंसी का नहीं सीखेंगे? सीखेंगे बेटा एक एक करके। तो मैं तो आपको CBSE NCERT के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो पहला वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मतलब इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी है, फिर दूसरा है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बच्चों। तो बेटा इसमें क्या किया गया? इसमें कुछ चीज़ें की गई, वो मैं यहीं लिख देता हूँ बेटा। कि इसमें क्या करा गया? फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा गया और इंटेंसिटी को वेरिएबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मतलब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी और इंटेंसिटी को वेरिएबल रखा। देखो बेटा पहले मैं पूरा समझाता हूँ, फिर मैं इसको लिख दूंगा जल्दी जल्दी, है ना। तो पहले समझ लो बच्चों क्या करा सर, कैसे करा देखते हैं। तो बेटा क्या करा उन्होंने कि भाई एक ग्राफ बनाते गए साथ साथ में। सर ग्राफ क्यों सर, बार बार ग्राफ ही क्यों बनते हैं? बेटा ग्राफ बनाना सीखना पड़ेगा। देखना ये ऐसा ग्राफ ऐसे बनता है, यहाँ 0, यहाँ पे रखा जाता है बेटा पोटेंशियल, सर पोटेंशियल V, और यहाँ पे रखा गया बेटा करंट को। किसको रखा गया? करंट को। यहाँ लिख दूँ? हाँ सर करंट। अब समझना, इस वाले एक्सिस पे करंट और इस वाले एक्सिस पे सर इधर भी, हाँ इधर भी पोटेंशियल बेटा। क्योंकि ये पोटेंशियल नेगेटिव की तरफ है तो इसको बोला गया रिटार्डिंग पोटेंशियल। क्या बोला गया? रिटार्डिंग पोटेंशियल। रिटार्डिंग मतलब नेगेटिव पोटेंशियल, वो पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। अच्छा तो देखो क्या हुआ,
अब सर कैसे करा हमने इसको, तो बेटा पहले क्या करा कि भाई साहब ध्यान सुनना बच्चों, है ना, मैं इसको डायग्राम को गंदा ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि बेटा मिटाने में दिक्कत आती है, तो आप समझो। तो लाइट पहले यहाँ आई, इंसिडेंट हुई, ठीक है सर, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकले, जितनी ज़्यादा लाइट, क्योंकि देखिए इंटेंसिटी अलग अलग है, इंटेंसिटी मतलब वॉट अलग अलग है, तो पहले हमने गिराई I1 इंटेंसिटी की। तो बेटा पेपर पे लिख रहा है तो अपने नोट्स बनाते जा, पहले हमने गिराई I1 इंटेंसिटी की लाइट। तो हमने देखा कि बेटा जैसे ही लाइट इस पर इंसिडेंट हुई, जैसे ही एट दैट मोमेंट व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन takes place and the electrons are moved from this to this direction and the current is occur in the circuit। तो क्या हुआ कि सर जैसे ही लाइट आई करंट यहीं था। भाई मेरी बात समझो कि भाई ऐसा समझो कि हाँ, इसको यूँ समझा देता हूँ ना मैं तुम्हें। देखो बेटा, ये मैंने वापस, मेरी इरेजर गायब हो जाती है, देखो ऐड कर देता हूँ। तुम तो क्या दो बार डायग्राम नहीं, बट समझने के लिए तुम्हें समझना ही पड़ेगा, मतलब यस। तो बेटा हुआ क्या था, देखो यहाँ पे ध्यान से अब, यस। तो बेटा जैसे हमने की लगाई और इसका बहुत छोटा सा करंट हमने सर्किट में रखा, तो हुआ क्या कि मैंने इसको ऐसे रखा कि इस वाले को इधर ले आया और इस वाले को उधर, मतलब ऐसे। बेटा फिर वही ना, डायग्राम गंदा होता है, तुम समझना, मैं एक बार मिटाऊंगा। इस वाले को इधर और इस वाले को इधर, जब इस वाले को इधर लाए तो ये तो नेगेटिव है, यानी ये नेगेटिव हो गया, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। और बहुत छोटा सा पोटेंशियल लगा के रखा, क्यों, क्योंकि ये खींचना चाह रहे थे। फिर हमने देखा कि जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुई, इलेक्ट्रॉन निकले, करंट आया, सर्किट में करंट आया। तो वो सर्किट में करंट आया, जीरो से नहीं स्टार्ट होता, एकदम से करंट आया, एकदम से ऐसे। तो बेटा ये ऐसे, और जैसे जैसे हमने इसमें पोटेंशियल थोड़ा थोड़ा बढ़ाया, तो बेटा देखो जैसे जैसे यहाँ से थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल बढ़ाओगे तो ये प्लस की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन को और तेज़ी से रिपेल करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन और तेज़ी से जाएंगे। हाँ, तो सर करंट बढ़ा, देखो इसमें पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ आए ऐसे बढ़ा, देखो तो करंट बढ़ा 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 बढ़ा, बट ऐसे हो गया। सर ये क्या हो गया, ये बेटा करंट एक लाइन पर आकर कांस्टेंट हो गया। अब पोटेंशियल कितना ही बढ़ा लो। सर ऐसा क्यों, अरे बेटा तूने सारे इलेक्ट्रॉन तो निकाल डाले, तू क्या कर रहा है, पोटेंशियल बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, उसकी वजह से फोर्स बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन और इजेक्ट आउट होते जा रहे हैं। पूरा सेकंड चैप्टर भी तुमने पढ़ा है कि वहाँ पे लिखा होता था E = -dV/dr। बेटा ये सब चीज़ें ना आपको आनी चाहिए, भले इसको, चलो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तुम सिंपल समझो कि जैसे जैसे प्लस की वैल्यू बढ़ती जाएगी और अट्रैक्शन से खींचेगा, और यहाँ माइनस की वैल्यू बढ़ती जाएगी और तेज रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन्स और सारे निकलेंगे। और बेटा इस मेटल प्लेट में भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा थोड़ी कि जिंदगी भर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे, ऐसा नहीं। इसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन हो सब इजेक्ट आउट हो जाएंगे, तो जितने सर्किट में थे उनकी वजह से करंट ये था, और जितने इसमें से निकलते गए करंट बढ़ता गया और फिर एक लाइन पर कांस्टेंट हो गया। अब कितना ही पोटेंशियल लगा लो, करंट इतना ही रहने वाला है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर। फिर सर हमने ये किस के लिए किया सर, ये I1 इंटेंसिटी के लिए किया। अच्छा, फिर हमने सोचा कि यार इंटेंसिटी थोड़ी और बढ़ा लो, तो हमने देखा इंटेंसिटी कैसे बढ़ाएंगे। सर आपने सिखाया है कि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब वॉट बढ़ा दो, वॉट का मतलब ज़्यादा रेडिएशन आएगी, समझ रहे हो, ज़्यादा रेज आएंगी, ठीक है, मैंने समझाया था स्टार्टिंग में। तो उसमें देखा करंट यहाँ मिला, और उसका भी ऐसा ही कुछ देखा रूल, पोटेंशियल बढ़ाते गए और करंट बढ़ता गया। क्या तुम्हें समझ में आ गया, ये आ गई तुम्हारी I2 इंटेंसिटी। बहुत बढ़िया सर। अब फिर ये देखा गया कि सर हमने और इंटेंसिटी बढ़ाई, सर यहाँ लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखनी है, इंटेंसिटी वेरिएबल। तो हमने देखा करंट हमें और ऊपर मिला, क्यों, क्योंकि बेटा इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ रेज बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ रेज ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे, E3, ठीक है सर। अच्छा, ये वाली बात तो हमें समझ में आ गई। अब बेटा देखना, बहुत ध्यान से देखना, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सबसे ज़्यादा, यही गलत करते हैं। अब क्या करा गया, मैं सबको लिख भी दूंगा। अब क्या करा गया बच्चों कि इसकी तो की निकाल ली गई, या निकाल ली नहीं गई, या रिवर्स कर दिया पोटेंशियल को। क्या कर दिया, रिवर्स, मतलब अब जो कंडीशन है वो कर दी, अब जो कंडीशन है वही कंडीशन कर दी, रिवर्स कर दिया। तो देखो अब बेटा क्या होगा, अब जैसा दिख रहा है, तो यहाँ से प्लस आए, ये आए तो ये प्लस हो गया बेटा, और ये माइनस। तो बेटा उसने देखा कि
कि पोटेंशियल को नेगेटिव में ले आए, मतलब जीरो से उल्टी डायरेक्शन में, बैटरी को उल्टा। पहले नॉब ये वाली यहाँ थी, ये वाली यहाँ थी, अरे ऐसे था ना, अब ऐसे ही कर दिया जैसा डायग्राम है। समझ में आया? तो पहले बहुत छोटा सा यहाँ प्लस लाए और यहाँ माइनस लाए, तो बेटा इलेक्ट्रॉन निकले, बट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स ये प्लस बोल रहा था कि नहीं रुको, बट इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, ज़्यादा नंबर में निकल रहे थे और यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे, सारे इलेक्ट्रॉन भागने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ देख रहे थे, यहाँ उनको धक्का मिल रहा है, रिपल्शन मिल रहा है, और यहाँ से उनको अट्रैक्शन मिल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन वहाँ बोले यहाँ निकले जैसे 5, तो वहाँ पहुँचे 3, 2 यहीं चिपके रह गए, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी डिपेंड करती है अलग अलग, है ना बेटा, कौन कितने अंदर से निकला है। देखो मेरी बात समझो, यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं कन्फ्यूज़ हो जाओ बैठे बैठे। इलेक्ट्रॉन बहुत नीचे है लेयर में और एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है, तो इसको पहले जो एनर्जी मिलेगी इसको मिलेगी, दोनों को मान लो सेम एनर्जी मिली, तो इसने तो यहीं तक, यहाँ से निकलना भी तो है मेटल सरफेस से बाहर, तो उतनी चलने के लिए एनर्जी भी चाहिए। और जबकि ये बिल्कुल जस्ट लेयर पे था, इसको इतनी एनर्जी मिली कि जस्ट बाहर आ गया, तो ये वाला चल के यहाँ तक आ पाया, जबकि ये तो बाहर आ गया। एनर्जी सेम मिली, बट एक तो बाहर आ गया और एक चल के ही आ पाया, अभी मेटल के अंदर ही है। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ सर। तो बेटा माइनस लगाया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, अब मैं डायरेक्ट ये हटा रहा हूँ सब ताकि तुम्हें समझ में आए चीज़ें, ठीक है बेटा। देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन भागने लगे, बट यहाँ माइनस हमने और बढ़ाया, माइनस और बढ़ गया, फिर इसने रोकना शुरू किया। तो देखो रोकना शुरू किया मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ से ए से बी तक जाना कम होने लगा। इसका मतलब बाय इंक्रीजिंग द रिटार्डिंग पोटेंशियल द करंट इज गोइंग टू डिक्रीज ये। और एक वैल्यू ऐसी मिली जहाँ पर करंट क्या हो गया बच्चों, ज़ीरो, क्योंकि हमने इतना पोटेंशियल रिवर्स में बढ़ा दिया था, ये नेगेटिव हाईली नेगेटिव कर दिया, इसको हाईली पॉजिटिव कर दिया। तो सारे इलेक्ट्रॉन निकल तो रहे थे, बट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव प्लेट वो यहाँ से वहाँ नहीं जा पा रहे थे, तो हमें करंट नहीं मिला, तो इस जगह पर ये आ गया। बच्चों ध्यान से, जब हमें बैटरी का पोटेंशियल हमने रिवर्स किया और हमें करंट नहीं मिला, तो उस वक्त के पोटेंशियल को बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। सर क्या होता है ये, इट इज़ द पोटेंशियल एट विच द टोटल करंट बिकम्स ज़ीरो इन द सर्किट। क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है सर, ये बात समझ में आई, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। ठीक है सर, अब यही काम किया गया बेटा पिंक लाइट के साथ। तो सर उसमें क्या हुआ, वापस से पूरा सेटअप सेट किया गया, बोले भाई साहब वापस सेट कर लो, तो करा गया। तो अब पिंक वाली के साथ भी ऐसे करा गया कि बेटा इसमें इंटेंसिटी ज़्यादा थी इसकी, तो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाले, बट हमने क्या कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया। तो अब नेगेटिव की वैल्यू थोड़ी और ज़्यादा चाहिए होगी और पॉजिटिव की वैल्यू थोड़ी और ज़्यादा चाहिए होगी रोकने के लिए, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं, उन्होंने देखा कि जैसे जैसे रिवर्स करते गए, नेगेटिव पोटेंशियल लगाते गए, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से कम होने लगे और वहीं पर सेम वैल्यू आई स्टॉपिंग पोटेंशियल की। यानी सर ऐसा क्यों, तो इससे ये पता चला कि इंटेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा निकालती है, ना कि उनकी एनर्जी बढ़ाती है। क्यों, क्योंकि रोकने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और देखा कि इंटेंसिटी कम वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, इतना पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल मतलब एनर्जी, और पिंक वाली को रोकने के लिए भी इतना ही पोटेंशियल चाहिए। इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन बढ़ता है, ना कि उनकी एनर्जी। इंपॉर्टेंट है, अभी के अभी लिख लो इसको, नोट्स में लिखो स्टॉप करके। अच्छा, फिर बेटा इसमें देखा क्या, तो वही पाया, देखा नेगेटिव पोटेंशियल लगाते गए और देखा कि यार इसको भी उतनी एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि इंटेंसिटी जो है यहाँ पर वो है बेटा I1 सबसे कम है, फिर I2, फिर I3। तो यानी इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाते गए तो उससे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी नहीं बढ़ी, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ा, यानी उनकी रेट बढ़ी, वो जल्दी से इजेक्ट आउट हुए। समझ में आया क्या बच्चों? ओके बच्चों, तो देखो अब हम लोग इसमें एक और चीज़ लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं बेटा, इस करंट को, जो करंट ऐसे सीधी लाइन में हो जाता है, मतलब कांस्टेंट हो जाता है, इस सारे करंट को क्या बोलते हैं बच्चों, यहीं पे लिख लो, सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। अच्छा, अब मैं इसकी इंग्लिश लिखने वाला हूँ, आप देखें इसको ऐसे पढ़ना आप, यहाँ पर नई चलते हैं। तो बेटा ऐसे करते हैं, वी टेक a light of constant
इंटेंसिटी I1, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, एरो में लगा रहा हूँ, आपको स्कूल में एरो नहीं लगाने हैं ना, आपको तो लगातार सेंटेंस बनाने हैं। तो बेटा देखो, एरो इसलिए कि ताकि शॉर्ट में आ जाएगा, है ना, इतना लिखूंगा टाइम वेस्ट होगा, आप इसको इंग्लिश में लिख देना बस। तो वी टेक अ लाइट ऑफ कांस्टेंट इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी केप्ट कांस्टेंट, ठीक है बेटा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख दी, मतलब इंटेंसिटी ली हमने I1 और फ्रीक्वेंसी क्या कर दी, कांस्टेंट, मतलब रंग कांस्टेंट कर दिया, कलर कांस्टेंट कर दिया। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा बेटा कि करंट इन द सर्किट, देयर इज करंट इन है ना बेटा, देयर इज अ करंट इन सर्किट, हमने देखा सर्किट में करंट आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमने क्या करा बेटा, यहाँ के बाद ऐसे साइकिल की तरह, फिर हमने करा V ग्रेजुअली increases the accelerating potential, हमने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाया, धीरे धीरे हमने पोटेंशियल बढ़ाया, ये वाला देखो प्लस प्लस में जा रही है ना पोटेंशियल, तो करंट बढ़ने लगा। तो हमने क्या देखा बेटा, द वैल्यू ऑफ करंट इंक्रीजेस, है ना बच्चों। फिर क्या हुआ बेटा, ऐसे ही लिखोगे ना, ऐसे क्या होता है, नोट्स बहुत सारा लिखा होता है तो पढ़ने का मन भी नहीं करता, शॉर्ट लिखा होता है, खट 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 समझ में आता है। फिर क्या हुआ, फिर हुआ बेटा, क्या हुआ कि एट सम वैल्यू करंट I कांस्टेंट हो गया, और उसी कांस्टेंट को क्या बोला बच्चों, सैचुरेशन करंट। क्या बोला, सैचुरेशन करंट, यानी दैट करंट विच कम्स ऑन द कांस्टेंट वैल्यू दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। फिर उसके बाद क्या किया, फिर हमने और फर्दर इंक्रीज किया, फर्दर इंक्रीजेज द पोटेंशियल, कौन सा, एक्सेलरेटिंग। इससे पता चला करंट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही रहा, ठीक है, ठीक है बेटा। अब हमने यहाँ से कहानी नहीं करी, तो मैं करंट कलर चेंज कर लेता हूँ। फिर हमने क्या करा, हमने रिवर्स पोटेंशियल लगाया, V अप्लाई रिवर्स या आप कह लो स्टॉपिंग पोटेंशियल, चलो स्टॉपिंग कह लेते हैं ताकि तुम्हें टर्म भी याद होगी। व्हेन वी अप्लाई स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसकी वजह से क्या हुआ बेटा, करंट स्टार्ट्स डिक्रीजेस, करंट कम होना लगा, है ना बेटा, ठीक है। एट सर्टेन वैल्यू करंट बिकम्स ज़ीरो, उसी को हमने क्या बोला, स्टॉपिंग पोटेंशियल। एट दैट टाइम द पोटेंशियल इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। अच्छा, फिर हमने क्या करा, फिर हमने करा I2 ली। अब I2 की इंटेंसिटी ज़्यादा थी तो उसकी वजह से जो करंट हुआ वो भी ज़्यादा आया, है ना बेटा, ठीक है। फिर हमने क्या करा, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल देखा, टू स्टॉप करंट थ्रू टू स्टॉप करंट थ्रू I2 नहीं, बाय I2, है ना बेटा।
बाई I2 बाई I2 मतलब समझ रहे हो, इंटेंसिटी करंट नहीं है, इंटेंसिटी। मैं बोल भी रहा हूँ तो लिख लो, आप यहीं पे लिख लो, गोला बना के लिख लो इंटेंसिटी। अच्छा, टू स्टॉप करंट बाय I2 वी ऑब्जर्व दैट it also stopped at same value of stopping potential for I1। यही था चमत्कार। तो बस यहीं से आप पूरी इंग्लिश लिख लोगे और यहाँ पर कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो बच्चों, मैं जैसे हमेशा लिखता हूँ अपना कंक्लूजन वैसे ही लिख रहा हूँ, तो आप भी लिख लें। इंटेंसिटी ऐसे लिखना, इंटेंसिटी अगर बढ़ाओगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। अब ये नहीं कि भाई सर हम बहुत बढ़ा दी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, अरे उस मेटल के पास भी लिमिटेड है ना भाई। कम इंटेंसिटी पे वो 10-10 निकाल रही थी हर सेकंड में, थोड़ी ज़्यादा इंटेंसिटी वो 20-20 निकालने लगी, तो जितने उसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन है वो उतनी तेज़ी से कम होने लग जाएंगे। बात समझना है ना बच्चों को। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वहाँ बैठे बैठे, मुझे पता है, अब मुझे तो सब पता है, तो मैं ऐसे बता दूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। तो इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटेंसिटी नॉट अफेक्टेड, अगर तुम्हें कन्फ्यूजन लगे पूरा लिखना, नॉट अफेक्टेड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी नहीं, यस यही है मेन कंक्लूजन, यही था बच्चों, है ना, इसका क्रक्स यही था। ठीक है, इसको अब इसी तरह से आप लिख लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड वाले पर। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर नोट्स बना रहे हो तो ये रहा आपका थर्ड वाला, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। देखो ध्यान सुनना सर, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, सर अब ये भी तो हमने पीछे वाले में ही किया था, ये इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, ये पूरी रामायण लिखी थी, है ना बेटा। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी की, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल की थी ये। सर कैसे पता सर, इसमें तो हमने देखो बच्चों, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। सर ये तो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल का था, बट इसमें तो हमने इंटेंसिटी चेंज करी थी। हाँ बेटा, तो हम ये कंक्लूजन लाना चाह रहे थे कि इंटेंसिटी बदलने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड ज़्यादा होंगे, इंटेंसिटी बदलने से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगी। तो कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कैसे जज करी, बाय अप्लाइंग द रिवर्स पोटेंशियल, तो इसीलिए इसको बोला गया इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, समझना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो अब हम बात कर लेते हैं, सॉरी और भी चलते हैं। हाँ ये रहा, अब अगर करते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपका एक नोट्स बनते रहें। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने बेटा इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया, इंटेंसिटी कांस्टेंट, और बेटा फ्रीक्वेंसी को रखा हमने वेरिएबल। मतलब सर कैसे कैसे कैसे, ये क्या हुआ, देख बताता हूँ बेटा। ये सब तो मैं लिखने हैं, है ना, सेंटेंसेस में, बट मैं तो शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ ताकि आपको खट से रिवीजन हो जाए, है ना बच्चों। तो इसका ग्राफ भी देखते जाओ, बट यहाँ ध्यान रखना सर कैसे करा, मैं सब चीज़ बताऊँगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप समझते जाओ। हेडफोन लगा के सुन रहे हो या जैसे भी सुन रहे हो, आप सुनो, बस ध्यान सुनो, ध्यान मत हटाना। ध्यान हटाया तो फिर सब गया बेटा। यहाँ लिया हमने करंट आई, है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में करंट ऑन वाई एक्सिस, और यहाँ ली बेटा हमने स्टॉपिंग पोटेंशियली। देखना अभी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा 1 मिनट में, गारंटी है। स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो बेटा यहाँ कौन सा आएगा सर, पॉजिटिव में आता है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, क्योंकि बेटा वो एक्सेलरेट कराता ना चार्जेस को, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। और पीछे इस वाले में
एक्स्ट्रा पोटेंशियल, ये रोकता है तो इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है सर। क्या इलेक्ट्रॉन हर एक लाइट पे एमिट होंगे? नहीं सर, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए उस लाइट की, तभी वो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। तो हमारी जो लाइट है इसकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है। अब सुनना क्या करा। तो बेटा उन्होंने ऐसे करा, एक्सपेरिमेंट था भाई, ये सब एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। कोई भी एक इंटेंसिटी फिक्स कर दी सर, उसकी लाइट आई। अब उन्होंने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाया तो उन्होंने देखा ये बहुत खुश हुए, बोले यार ये तो हम पहले ही करके बैठ गए थे। बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। अच्छा, मगर उनको पता है यहाँ पे एक चमत्कार दिखा जो कि अब तक नहीं दिखा था। सारे साइंटिस्ट करके बैठे थे, बोले हम तो इसको जानते हैं, इसका नाम होता है सैचुरेशन करंट, हम तो इसको जानते हैं। तो सब ने बोला बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सैचुरेशन करंट। अच्छा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी पीछे वाले में ना। मैंने तो मिटा दिया। तुम्हें तो पता है ना, नोट्स में अभी पहले अभी पढ़ाया था सैचुरेशन करंट। ठीक है। अब उन्होंने क्या करा कि बेटा इंटेंसिटी सेम रखी, फ्रिक्वेंसी चेंज कर दी। समझना, सेम वॉट के 3 बल्ब ले आए, 50 वॉट 50 वॉट 50 वॉट। तो इंटेंसिटी सेम हो गई क्योंकि वॉट सेम हो गई, बट एक ब्लू, एक ग्रीन, एक येलो या ऑरेंज या रेड, जो भी वॉटेवर, तो कलर चेंज कर दिया। क्या तुम्हें समझ में आया कि इंटेंसिटी मतलब हमने इसमें वॉट सेम कर दी, बट अब हमने क्या बदल दी? फ्रीक्वेंसी। इसको कांस्टेंट कर दिया क्योंकि हमारे पास सोर्स ही ऐसा गजब है। ये सब बेटा अरेंजमेंट्स होते हैं लैब्स में, ऐसा नहीं कि सर कैसे करा होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने देखा कि बेटा इस वाली को जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी की थी उसको यहीं रोक दिया। इसको बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल 1। मतलब कोई भी कलर की थी उसको रोकना चाहा, नेगेटिव पोटेंशियल लगाया इसको। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को इधर ना भागने देने के लिए, इधर नहीं भागे तो इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ाते गए, इधर प्रोटॉन बढ़ाते गए, नेगेटिव पोटेंशियल। समझाया था ना बच्चों? हाँ। तो कुछ नहीं हुआ, फिर हमने और थोड़ी ज़्यादा अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट को रोकना चाहा, थोड़ी ज़्यादा एनर्जी की, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो एनर्जी चेंज होती है। सर कब बताया? अरे बता के थक गया बेटा। E = h न्यू, है ना। तो उसको रोका, वो भी रुकी बट थोड़ी दूर जाके रुकी, यानी इसका आया स्टॉपिंग पोटेंशियल 2। ये अलग फ्रिक्वेंसी थी। फिर और थोड़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के लिए, सर फ्रिक्वेंसी सब चीज़ बता रखी है बच्चों ना, धीरे धीरे देखते रहो वीडियो को। और देखा तो और ज़्यादा रुकी, ये आया स्टॉपिंग पोटेंशियल 3। तो हमने ये देखा कि बच्चों इसकी फ्रीक्वेंसी मानी ν1, ये पोटेंशियल है बच्चों, ये फ्रीक्वेंसीज हैं, इसकी है ν2, इसकी है ν3। तो हमने देखा कि ν3 जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की थी उसको रोकने के लिए हमें नेगेटिव में ताकत भी ज़्यादा लगानी पड़ी। और ये ताकत किसने लगाई? इस बैटरी ने। तो यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज़्यादा थी। हाँ, क्यों? क्योंकि उसको रोकने के लिए ज़्यादा पावर लगानी पड़ी। ये ग्राफ ने बताया, ग्राफ ने स्टडी करके बताया। ये ऐसे नहीं कि हमने तुमने मूंगफली खाते खाते सोच लिया, नहीं, ये ग्राफ ने स्टडी किया। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा मिलेगा। ओके सर, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम। क्या तुम समझ रहे हो प्यारे बच्चों? हाँ सर। इसको बच्चों लिख लो बादल बना के, है ना, लिख लेना यहाँ पर साइड में बच्चों, क्योंकि ये बोर्ड क्या है मेरा, तो अब ये इसको बना नहीं पाऊँगा इसलिए समझा रहा हूँ, है ना। तो इसको आप लिखते जाएं, यहीं पे लिखें, अभी क्या भी लिखें या फिर कहीं भी लिखें, इस चीज़ को कहीं पीछे लिख दें, इस ग्राफ को बना लें, है ना। ठीक है बच्चों। तो हमने देखा कि इंटेंसिटी बढ़ाने से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हो, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से आप उसकी एनर्जी चेंज करते हो। सर कैसे प्रूफ हुआ? देख बेटा, इंटेंसिटी सेम रखी, हाँ सर इंटेंसिटी सेम रखी, बट जैसे जैसे हमने अलग कम फ्रीक्वेंसी को कम जल्दी रोक दिया, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल हमें नेगेटिव कम करना पड़ा, फट से रुक गया। फिर थोड़ी ज़्यादा एनर्जी, उसको थोड़ा ज़्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ा, थोड़ी और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, थोड़ा और ज़्यादा पोटेंशियल। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती गई। तो ये हमारा कंक्लूजन था, इसको हमें इंग्लिश में लिखना होगा जब हमारे बोर्ड्स में आएगा। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। बच्चों पहले आपको समझना होगा इस टॉपिक को, और ये टॉपिक के भी आने के चांस उतने ही हैं जितने कि इससे पहले वाले टॉपिक के थे। ठीक है। अच्छा, पहली चीज़ आप समझो बेटा, इन्होंने एक कंक्लूजन दिया, एक हाइपोथेसिस दी, जिसके अकॉर्डिंग वो ये बताना चाह रहे थे कि मैटर वेव, है ना बच्चों, मैटर वेव मतलब मैटर के साथ वेव एसोसिएट होती है। यानी जैसे ये मार्कर है, जैसे मान लो मैं हूँ, जैसे मान लो कुछ भी चीज़ है, कोई भी पार्टिकल है, तो बेटा उसके अंदर मास भी है
है ना। उसके अंदर क्या है, मास है और उसके पास एट द सेम टाइम वेव नेचर भी है। बट द इंपॉर्टेंट कंडीशन इज, यानी मैटर या वी कैन से पार्टिकल shows both the nature या shows या have, है ना, when it is in motion। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, मतलब ये बात को ही आपको समझना होगा। उन्होंने ये बोला कि बेटा कोई भी जो मैटर है वो दोनों तरह का नेचर शो करेगा, बट उस वक्त जैसे मार्कर मैंने रख दिया तो ये पार्टिकल नेचर है, बट अगर मैंने इसको किसी स्पीड से फेंका तो ये वेव नेचर भी शो करेगा, साथ में पार्टिकल नेचर भी शो करेगा। तो यानी द मस्ट कंडीशन टू शो द बोथ द नेचर एट द सेम टाइम, दैट इज कि पार्टिकल शोज बोथ द नेचर व्हेन इट इज़ इन अ मोशन। मोशन का मतलब कोई ना कोई वेलोसिटी। अच्छा, तो उन्होंने बहुत फेमस एक रिलेशन दिया बेटा, मैं अगले 20 मिनट में आपको यही समझाने वाला हूँ, और हाँ आपकी समझ में भी आएगा क्योंकि मेरे बेहतरीन एग्जांपल्स आप देखेंगे। देखो बेटा, उन्होंने मेन फॉर्मूला दिया कि वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h/p। ये चमत्कारिक फॉर्मूला था बच्चों, ये बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, आपको पता होगा क्योंकि आप रिवीजन क्लास में हैं। लेमडा इज इक्वल टू h/p। बेटा इसमें लेमडा जो थी वो रखी गई वेवलेंथ। क्या रखी गई बच्चों? वेवलेंथ। बहुत बढ़िया सर। और p जो रखा गया वो बोला गया मोमेंटम। क्या बोला गया बच्चों? मोमेंटम। और मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो बच्चों ऑब्वियस बात है, इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करती हुई चीज़ दिख गई है क्या, कि इनकी जो इक्वेशन थी डी ब्रोगली की, है ना बेटा, डी ब्रोगली बोलो, डी ब्रोगली बोलो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमें एग्ज़ाम में बोलना नहीं है, लिखना है ना। कई टीचर्स को डी ब्रोगली बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या, है ना बेटा। तो लेमडा इज इक्वल्स टू h/p मोमेंटम वेवलेंथ। और बेटा h कौन है सर? h है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए सर, हमें याद है 6.6 इंटू 10⁻², और ले लो -34। ठीक है बच्चों, है ना, 2 डिजिट तक याद है, उसी से काम चल जाएगा, है ना। अच्छा, तो हमें ये समझ में आ गई कि सर इस बात को सपोर्ट करती हुई तो उन्होंने इक्वेशन ही दी थी। हाँ बेटा, तो उन्होंने ये बताया कि सर ये चीज़ ऐसे समझ में नहीं आएगी, इसको एग्जाम्पल समझाऊंगा तो देखो तुम्हें मस्त तरीके से समझ में आने वाली है आज ये। तो बेटा एग्जाम्पल लिया गया कि एक 1 kg बॉल इज थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 20 meter per second, then what is the wavelength shown by it? अब सुनना बच्चों, यहाँ से यहीं से समझ में आएगा बेटा। एक बॉल ली और उसको फेंका। सर बॉल क्यों ली सर, हम तो कुछ भी फेंक देंगे। अरे कुछ भी फेंक दे बेटा, ये तो एग्जाम्पल है। तो तूने क्या करा, फेंकनी नहीं है लंबी लंबी, ऑब्जेक्ट फेंकने हैं, ठीक है ना बच्चे। तो देख इसका मतलब क्या हुआ कि तूने कोई भी ऑब्जेक्ट फेंका सर, फेंक दिया हमने तो। अच्छा, तो बेटा क्या सर वो हमें दिखा के जाता हुआ, हाँ सर दिखा क्या उसका सर वेव भी ऐसे वेव भी चलती हुई दिखी क्या? वेव कैसे चलती है तुम्हें पता है ना, तो वेव भी चलती हुई दिखी? नहीं सर, वेव तो दिखी नहीं। तो सर ये तो हाइपोथेसिस गलत हो गई। अब तुम 3-4 बार बॉल फेंक के भी देख लेना कभी, तुम्हें कोई वेव दिखाई नहीं देगी, तो इसका मतलब सर ये पूरी जो आप पढ़ा रहे हो ये सब गलत है। नहीं बेटा, ये सब सही है। इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर इसको पूरा इन डेप्थ समझाने वाला हूँ। आप पूरा ध्यान रखें, देखो मज़ा आएगा आपको समझकर कि बेटा हाइगन्स ने तो अपना बोल दिया कि भाई साहब जहाँ कोई ऑब्जेक्ट चलेगा जिसमें मास है उसकी वेव नेचर भी होगा, और क्या बोलते हैं वो रेडिएशन वेव भी शो करेगा और पार्टिकल नेचर भी शो करेगा, ये उन्होंने बोल दिया। ठीक, तो उन्होंने बोला कि सर करके दिखाओ। तो बेटा उनका फॉर्मूला यूज़ किया गया कि भाई साहब लेमडा इज इक्वल्स टू h/p। बहुत बढ़िया।
तो बेटा सर h/p को सर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, मास इनटू वेलोसिटी। बहुत बढ़िया सर। सर h की वैल्यू रखी हमने 6.62 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन, सर मास रखा, मास कितना था बेटा इसका 1 kg। बेटा ऐसा यूनिट ऑफ मास 1 ही मतलब kg ही होती है, इसलिए इसको चेंज मत करना। और सर इस स्पीड कितनी सर 20। सर इसको चेंज क्यों नहीं किया, अरे बेटा मीटर पर सेकेंड इज़ द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो बेटा इसको 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 ऐसे लिख लिया गया, 1 0 से ऊपर काट दिया, नहीं ऐड हो गया, 1 0 ऊपर गया तो ऐड हो गया, तो कितना आया बेटा 2 से ये काट दिया। ये लो मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। 6.62 इंटू 10⁻⁻35 अपॉन 2, क्योंकि इसके पीछे का 0 10 की फॉर्म में ऊपर चढ़ा दिया, 2 से इसको काट दिया, तो कितना आया बेटा 3.31 इंटू 10⁻⁻35 मीटर। देखना ध्यान से, अब आएगा मज़ा। वेवलेंथ आ गई सर, आ गई। हाँ बट सर हमें दिखती तो नहीं है वेव नेचर। देख बेटा मैं तेरे को फील कराता हूँ इस चीज़ को देखना, अगर फील करा ना तो देख तेरे को समझ में आएगा। हाँ और क्लिक करेगी बात। बेटा ये है, ये देख, ये है डिफरेंट वेव्स बना रहा हूँ, ठीक है, समझना। तेरे को एक एक चीज़ समझ में आएगी। पहले वेवली इतनी बड़ी, क्या तेरे को लेमडा दिखा, हाँ सर दिखा। सर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को लेमडा बोलते हैं, बहुत बढ़िया। थोड़ी छोटी बनाई, क्या तेरे को वेवलेंथ दिखी, हाँ सर दिखी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं। और छोटी बनाई, क्या तेरे को वेवलेंथ दिखी, हाँ दिखी। अब इसको देख तू ध्यान से, 10⁻⁻35 मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल। इसका मतलब यहाँ बन गई, ये भी ज़्यादा बड़ी हो गई भाई। इसको छोटा रूप बनाना, इतना छोटा लेमडा बनाना है, तो क्या तुम समझ गए कि दिखेगा ही नहीं। इतना छोटा लेमडा हमें सीधी लाइन ही दिखेगी। इतने बड़े दिख गए, इतने दिख गए, इतने दिख गए, तो हमें क्या दिखेगा, सीधी लाइन, यानी वेवलेंथ तो है, बट वी आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व दैट वेवलेंथ विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, है सर। तो सर ये तो हम देख ही नहीं पाए। बट डी ब्रोगली ने ये नहीं बोला था कि बेटा आप देख पाओ नहीं देख पाओ। उन्होंने बोला था कि देखो कोई भी मैटर है अगर वो मोशन में है तो उसके साथ दो नेचर हैं, एक तो पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। वेव नेचर कैसे सर, वेव नेचर हमें समझ में आ गया है ना, वेवलेंथ बनती है बट वो हमें दिखाई नहीं देती। बट एट द सेम टाइम द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि बेटा इट इज मतलब अब दूसरी बात कर रहे हैं, इसी कर रहे लेकर ये बनी तो थी बट हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाए। तो अब हमने बोला इट इज़ मतलब कौन, चलो मैं पूरा नाम लिख देता हूँ क्योंकि इट इज़ नहीं, ताकि तुम्हें समझ में आए बच्चों। तो डी ब्रोगली इज एप्लीकेबल ऑन फाइन पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन। सर कैसे बेटा, यहीं पे है खास बात कि उन्होंने बोला बड़े पार्टिकल्स। बेटा ये किस पर है, बल्क मैटर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लिख लो, साइड में लिख लो बच्चों। बल्क मतलब समझते हो, एक बॉल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, इनफाइनाइट, इतने सारे पे नहीं। तो बल्क मैटर पर वेवलेंथ होती तो है बट वो ऑब्जर्वेबल नहीं है। वेवलेंथ होती तो है पर ऑब्जर्वेबल नहीं है। ये इम्पोर्टेंट कंक्लूजन था, ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। तो फिर उन्होंने बोला छोटे पार्टिकल पे दिखते हैं क्या, तो हमने बोला देखते हैं। मतलब हमने तो क्या, डी ब्रोगली ने बोला कि बेटा देखते हैं, है ना। तो लेमडा इज इक्वल टू उन्होंने लिया h/mv, तो उन्होंने वैल्यू पुट करी। बेटा इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर 10⁻6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रिवॉल्व हो रहा होता है, ये बहुत फास्ट स्पीड है। तो बेटा उसमें वैल्यू पुट करी गई 6.62 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कितना होता है बच्चों, तो होता है 9.1, है ना। मैं एक बार देख लो इसको, मतलब एक सेकेंड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों,
तो इसमें रख दो 9.1 ही रख दो, हाँ सही है 9.1, 1.6, 9.1 इंटू 10⁻⁻30 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, -31 kg। ठीक है बच्चों, हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। अच्छा इसको सॉल्व करा तो उनका आंसर आया बेटा, देखो 34, ये माइनस का ये इसका, तो ये तो उड़ गए, ये आ गया कितना बच गया, बस -3 बच गया अब यहाँ पे। और बेटा इसको जब सॉल्व करा तो कुछ आया, मान लो 10⁻, यहाँ हम लिख नहीं रहे, यहाँ लिखा -10⁻−10 की टर्म्स में आई वेवलेंथ। सर सॉल्व कर लेंगे क्या, हाँ कर लोगे, लेम्डा आया। तो बेटा आप ये जानते हो कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू होता है बेटा 10⁻⁻10 मीटर्स। तो बेटा ये पाया गया कि जो लेम्डा आई वो कुछ एंगस्ट्रॉम्स में आई, और एंगस्ट्रॉम्स ये एक कन्वर्जन है, ये आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो लेम्डा जो एंगस्ट्रॉम में आई, और एंगस्ट्रॉम वाली लेम्डा को हम ऑब्जर्व कर सकते थे, क्योंकि जब हम साइज़ ऑफ न्यूक्लियस मेजर कर सकते थे तो उस साइज़ की वेव को भी मेजर कर सकते थे। तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये वेव्स ऑब्जर्वेबल हुई, और इनको हमने ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि यार डी ब्रोगली सही बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है और उनकी वेव भी होता है। ठीक है बच्चों। तो अब इसमें ये बात आई कि यार सर इसको और फर्दर भी कोई और फार्मूला भी है क्या, हाँ। तो बेटा इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आ रहा है, इसको देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स फॉर दिस ईयर ओनली 2023। उन्होंने बोला कि भाई सर लेम्डा इज इक्वल टू होता है h/p, तो आप इसको लिख लेते हो h/mv। अब उन्होंने बोला कि इसको यार काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं क्या, द आंसर इज यस। बेटा 11th क्लास में एक फॉर्मूला था P इज इक्वल्स टू √2mke, शायद तुमने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा, ठीक है मैं बता देता हूँ कैसे आया। बेटा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है ½mv², ये तो पता है, हाँ सर। मोमेंटम की वैल्यू होती है मास इंटू वेलोसिटी, ये तो पता है, हाँ सर। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, इस वाले में हमने क्या करा, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन mv² जो थी उसमें ऊपर नीचे m से इंटू और m से डिवाइड कर लिया भाई इसमें ठीक है सर। तो सर ये ऐसे हो गया सर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ½ तो इसको लिख दिया mv का होल स्क्वायर बाय m, सही है सर। फिर हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ½ mv को तो क्या लिख सकते हो p, तो यहाँ आ गया p² बाय m, तो p की वैल्यू निकाली गई, 2m इधर इंटू हो गया तो 2mke, और स्क्वायर हटाया तो बेटा क्या आ गया रूट। क्या तो समझ में आ गई, ये फॉर्मूला यहाँ से यूज़ हुआ, हाँ सर। तो सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, h/m, v की जगह, सॉरी m भी मत लिखो यहीं पे, p की जगह क्या लिख सकते हो, √2mke, यानी एक और फार्मूला हमें मिल गया, ये है ना बेटा, एक ये है ना, एक ये, ठीक है। तो हमें तीन फार्मूले मिल गए हैं, तो तीनों एक ही, बट हाँ तीनों अलग अलग फॉर्म में है। तो बच्चों अब इसमें वैल्यू पुट करी गई, इसमें भी वैल्यू पुट करी गई फॉर इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों फॉर इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर इलेक्ट्रॉन इसकी बात करी गई कि भाई एक इलेक्ट्रॉन को बता दो क्या क्या सॉल्यूशन निकलेगा। तो देखो फॉर इलेक्ट्रॉन अगर हमने लेम्डा निकालने की कोशिश करी तो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन बच्चों √2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया था, काइनेटिक एनर्जी को किस में लेंगे, जूल में, हाँ ना बोलो, नहीं गलत हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी को लेंगे बेटा हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू रख दो, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वोल्ट, है ना बेटा, ठीक है। अब ये वोल्ट अभी रखा ही हुआ है, ये तो हमने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखी है। और जब इसको सॉल्व किया गया, जब इस पूरी रामायण को सॉल्व किया गया, आप इसको कॉपी पे सॉल्व करके देखना बेटा, है ना, सॉल्व करने तो आपको आते ही होंगे, है ना बेटा। तो इसका आंसर आया है 1.22 नैनोमीटर अपॉन √v लेम्डा। इसको बॉक्स में बंद करते हुए, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट था ये। क्यों था ये रिजल्ट, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए था, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लाइक एटम, लाइक सॉरी पार्टिकल, ठीक है जो ज़्यादा ही हो गया ना, एटम पार्टिकल, सर कौन,
बेटा जैसे हीलियम पार्टिकल, है ना, तो वहाँ पर हम इस पोटेंशियल की वैल्यू को पुट करेंगे बस। मतलब पोटेंशियल की वैल्यू हमें अगर दे रखी हो कि कितना पोटेंशियल लगाया, क्योंकि बेटा पार्टिकल्स आर मूव इन अ सर्किट्स, और सर्किट में हम क्या लगाते हैं, पोटेंशियल। तो हमें दे दिया 32 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया, तो बताओ वेवलेंथ, तो वी कैन कैलकुलेट दिस द जनरल फार्मूला। तो हमने क्या बना के रख लिया बच्चों, जनरल फार्मूला डिराइव करके रख लिया फॉर पर्पजिंग द सॉल्व द न्यूमेरिकल्स फास्ट, क्योंकि ये सब कॉन्स्टेंट है। देखो बच्चों, यहाँ v की वैल्यू भी तो चेंज हो रही है भाई, पोटेंशियली तो आपको बोलेगा अलग अलग, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है क्या, बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दिया तो 9.11 इंटू 10⁻³ लेगा, और अगर उसका जगह कुछ और पार्टिकल बोल दिया तो उसका मास ले लेना। तो ये सारी चीज़ फिक्स है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए हमने इसको सॉल्व करके रख लिया कि 1.22 अपॉन में अंडर रूट वोल्ट पोटेंशियल, ठीक है बच्चों, है ना। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको, है ना। तो इसमें कुछ कंक्लूजन्स भी निकाल लेते हैं। देखो कंक्लूजन क्या होंगे बच्चों, इसको भी देख के देखते हैं। बेटा ये कंक्लूजन से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, कंक्लूजन्स, है ना। तो इनको नोट कर लो, कंक्लूजन्स आपके काम के हैं, न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर पाओगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, एक ही पेपर में बहुत सारे नहीं, बट बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं ऑन द सेम टॉपिक, है ना। देखो बेटा, तो यहाँ पे लिखा हमने लैम्डा इज इक्वल्स टू h/√2m सर EV क्यों लिखा सर, KE क्यों नहीं लिखा, क्या तुम समझ गए बच्चों? हाँ सर। तो बेटा हमने ये समझा कि लैम्डा जो है वो इन्वर्सली, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो ऊपर वाला भी कांस्टेंट। तो हमने ये समझा कि रूट टाइम ऑफ मास, पहली चीज़ हमने ये समझी फर्स्ट। सर क्या समझी, कि बेटा मास जितना ज़्यादा होगा पार्टिकल का, उसकी वेवलेंथ उतनी छोटी होगी। सर ये तो यही बात थी, 1 kg एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन मास, तो वेवलेंथ, मास कितना ज़्यादा उसकी वेवलेंथ उतनी कम। देखो चीज़ें आपस में इंटर रिलेट करती हैं बच्चों। तो यानी यहाँ पे भी हम समझे कि यार जितना हैवियर पार्टिकल लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव MCQ है कि मास ऑफ पार्टिकल अगर बढ़ाओगे तो उसकी वेवलेंथ क्या होती जाएगी बच्चों, कम होती जाएगी। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। सर वेलोसिटी पे कुछ बता दो, तो दूसरा देखो, लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। क्यों, इस वाले से, क्योंकि बेटा देख मास अगर तू कांस्टेंट रख देता है, h कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी यानी जितना, ये भी इंपॉर्टेंट है सर, हाँ बेटा, यानी जितना फास्ट पार्टिकल मूव करेगा उसकी वेवलेंथ उतनी ही छोटी होगी। समझ रहा है, जितना फास्ट पार्टिकल मूव करेगा उसकी वेवलेंथ उतनी ही छोटी होगी। तो लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो बेटा इससे ज़्यादा, अब देख जैसे हमने ले लिया प्रोटॉन, है ना बेटा, और अल्फा पार्टिकल, और एक ले लिया इलेक्ट्रॉन, बताओ किसकी वेवलेंथ ज़्यादा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल? तो बहुत सिंपल, अल्फा पार्टिकल सबसे हल्का है, सबसे कम है, तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, है ना बेटा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास इससे भी कम होता है, फिर थोड़ा भारी है, फिर सबसे भारी है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया। तो इस तरह के बेटा क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कंसेप्ट भी आ सकते हैं, कौन किस पर डिपेंड कर रहा है, कौन किस पर नहीं कर रहा है। तो आप इस चीज़ को पढ़ें और सारे कंक्लूजन्स को लिखें। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।